हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 6 प्रशासनिक प्रणालियां। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे जापान की प्रशासनिक प्रणालियां क्या है। जापानी संविधान और सरकार। जापान का आधुनिक राज्य 1868 के मेइजी पुनः स्थापन यानी मेइजी रिस्टोरेशन के साथ अस्तित्व में आया था। मेइजी संविधान 58 वर्ष 1889 से 1947, 1889 से 1947 तक लागू रहा। यह संविधान एक तंत्र ऑटोक्रेसी सत्तावादी ऑथोरिटेरिज्म और राजतंत्र मैनोचेरी के आदर्शों पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के जापान के बाद जापान 1945 से 1952 तक मित्र राष्ट्रों के अधीन रहा था। किसके अधीन रहा था? मित्र राष्ट्रों के। जापान में मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च सेनापति संयुक्त राज्य अमेरिका का जनरल डगलस मैकआर्थर था। कौन था उस समय वहां का सेनापति? तो डगलस मैकआर्थर था। कहाँ का? जापान का मित्र राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति। 1946 में जापान ने उसके निर्देशों के अधीन एक नया जनतांत्रिक संविधान अपनाया। यह जनतंत्र और शांति के आधिपत्य कार्यों के आदर्शों पर आधारित था। जापान का नया और वर्तमान संविधान 1947 से लागू हुआ। इसको मैकआर्थर और सोवा संविधान के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मैकआर्थर और सोवा के नाम से जाना गया। कहाँ का संविधान जाना गया? जापान का। सोवा सम्राट हिरोहितो के शासन की उपाधि है, जिसका अर्थ है क्रांतिमान शांति। नए संविधान के अंगीकारों के दौरान जापान का सम्राट हिरोहितो और प्रधानमंत्री सिहारा था। कौन था वहां का प्रधानमंत्री? सिहारा। जापान के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। क्या विशिष्ट है? वहां का जो संविधान है वो क्या है? लिखित है। जापान का संविधान क्या है? लिखित है। अमेरिका संविधान की तरह जापान का संविधान भी लिखित है। इसमें एक प्रस्तावना तथा 11 अध्यायों में विभक्त 103 धाराएं शामिल है। ये अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान का विलक्षण सम्मिश्रण है। प्रस्तावना में जनता की संप्रभुता पर बल दिया गया है। यह संविधान के अध्यायों का उल्लेख नीचे किया गया है, जो हम देख सकते हैं। जापानी संविधान पर एक नज़र। सबसे पहले वहाँ क्या थे? सम्राट पे 1 से 8 तक की धाराएं हैं। सेकंड है युद्ध का परित्याग, 9 धाराएं हैं। थर्ड है जनता के अधिकार और कर्तव्य, 10 से 40 धाराएं हैं। फोर्थ है विधानसभा, जिसमें 41 से 64 धाराएं हैं। ये नंबर है आपका, जैसे हमारे संविधान में है। मंत्रिमंडल 65 से 75 तक की धाराएं हैं। न्यायपालिका 76 से 82 तक की धाराएं हैं। वित्त 83 से 91 तक की धाराएं हैं। स्थानीय स्वशासन 92 से 95 तक की धाराएं हैं। संशोधन 96 धारा है। सर्वोच्च कानून 97 से 99 तक की धारा है। और पूरक प्रावधान 100 से 103 तक की धारा है। यानी टोटल कितनी धाराएं हैं? तो 11 धाराएं हैं। सॉरी, धाराएं तो 103 है, संख्या कितनी है? 11 संख्याएं हैं। 89वें संविधान। सेकंड कौन सा संविधान है? ये 89वें संविधान है। अमेरिकी संविधान की भौतिक जापानी संविधान भी 89 है। इसको
उसी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता है जैसे कि सामान्य कानून बनाए जाते हैं। इसमें संशोधन उसी विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किए जा सकते हैं जिनका प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संविधान में किया गया है। अतः जापान में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर है। संशोधन के लिए जापानी संविधान में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट है, संशोधन का प्रारंभ विधानसभा करेगी और ऐसी किसी प्रस्ताव को उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। सेकंड है, इसके बाद इसे एक विशेष जनमत संग्रह या विशेष चुनाव के द्वारा अनुमोदन हेतु जनता के सामने रखा जाएगा। इसे जनता के बहुमत की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है, इस प्रक्रिया से अनुमोदित संशोधन को जनता के नाम पर संविधान के अविभाज्य अंग के रूप में सम्राट द्वारा लागू किया जाएगा। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना जरूरी है कि जापानी संविधान में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, अतः यह संविधान आज भी वैसे ही है जैसा 1947 में था। नेक्स्ट है एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान की भांति जापानी संविधान भी एकात्मक राज्य प्रदान करता है। केंद्र और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। सारी शक्तियां टोक्यो स्थित एकमात्र सर्वोच्च केंद्र सरकार में निहित है। प्रांतों को उनकी सत्ता केंद्र से मिलती है और प्रांतों की सत्ता और उनके अधिकार क्षेत्र को विधानसभा घटा या बढ़ा सकती है। जो प्रांतों की सत्ता है वो क्या कर सकती है? विधानसभा घटा या बढ़ा सकती है। अतः प्रांत केंद्र सरकार की अधीनस्थ इकाइयां हैं और वे उसी शक्तियों का उपयोग करती है जो उनको केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई है। इसके अलावा वो किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसदीय सरकार। जापान ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार के स्थान पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को तरजीह दी है, यानी उसकी जगह रखा है। जापानी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, सम्राट नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जैसे ब्रिटेन में वहाँ के राजा होते हैं नाम मात्र के कार्यपालक, वैसे ही जो जापान है वहाँ के सम्राट नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जिसके अधीन 20 राज्य मंत्री होते हैं। सम्राट राज्य प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख है। सेकंड पॉइंट है, सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी करती है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः ऐसा व्यक्ति बनता है जो बहुमत वाली पार्टी या बहुमत वाले गठबंधन का नेता होता है। थर्ड पॉइंट है, प्रधानमंत्री का मनोनयन विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा इसके सदस्यों में किया जाता है। इस प्रकार मनोनीत प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रधानमंत्री राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है लेकिन उनके बहुमत को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से हटा सकता है। जो राज्य मंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से हटा सकता है। सिक्स पॉइंट है, अपने कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने के मामले में मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। 7 पॉइंट है, प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है। उपरोक्त बिंदुओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान ने हालांकि ब्रिटेन के संसदीय रूप को ग्रहण किया किंतु यह 4 अर्थों में उससे भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव एवं नियुक्ति राजा या रानी द्वारा की जाती है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री का नियुक्ति चयन विधानसभा करती है लेकिन उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है।
सेकंड है, ब्रिटेन में मंत्रियों की नियुक्ति राजा रानी द्वारा की जाती है, जबकि जापान में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। थर्ड पॉइंट है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रियों को नहीं हटा सकता है, जबकि जापान में वह अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों को पद से हटा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, ब्रिटेन में सारे मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक है, जबकि जापान में मंत्रियों के बहुमत को ही विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। संवैधानिक राजतंत्र। जापान राजतांत्रिक राज्य है। इसे सीमित वंशानुगत राजतंत्र कहा जाता है। सम्राट की संस्था को बनाए रखते हुए भी संविधान उन सम्राट को सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों से वंचित रखता है जिनका उपयोग वह पहले किया करता था। सम्राट की संस्था के संबंध में संविधान निम्नलिखित प्रावधान करता है। फर्स्ट पॉइंट है, सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है। उसको यह स्थिति जनता की इच्छा से प्राप्त है जिसमें समूची प्रभुसत्ता निहित है। इस प्रकार सम्राट की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है, राजसी सिंहासन वंशानुगत है और यह विधानसभा डाइट द्वारा पारित कानून के अनुसार उत्तराधिकार में सौंपा जाता है। थर्ड पॉइंट है, सम्राट को सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह और स्वीकृति आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है, सम्राट केवल ऐसे काम कर सकता है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। उसे सरकार से जुड़ी कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, संविधान द्वारा अधिकृत किए जाने के बिना सम्राट किसी भी राजसी संपत्ति का लेन देन नहीं कर सकता है। इस प्रकार संविधान ने सम्राट को केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख बनाया है। उसकी सत्ता कड़ाई के साथ संवैधानिक राजतंत्र के औपचारिक कार्यों तक सीमित है। अपने ब्रिटिश समकक्ष की तरह वह केवल राज करता है, शासन नहीं करता। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा। जापानी संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया गया है। इसको देश का सर्वोच्च यानी उच्चतम और मूलभूत कानून माना जाता है। तमाम कानूनों, अध्यादेश, शाही राजघोषणाओं तथा सरकारी कार्यों को इस सर्वोच्च कानून के अनुरूप होना चाहिए। अगर ये संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको गैर कानूनी और इसलिए अप्रभावी घोषित किया जा सकता है। अतः जापान ने जहां न्यायिक पुनर्विलोकन का अमेरिकी सिद्धांत अपनाया है वहां दोनों के बीच अंतर भी है। अब अमेरिका और जापान के बीच अंतर बता रहे हैं क्या है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त नहीं करता है, जबकि जो जापान है, जापान के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति सीधे संविधान से मिलती है। अमेरिका में क्या है, संविधान से नहीं मिलती है, और जबकि जापान है वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से उसका जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? संविधान से। जापानी संविधान की धारा 81 में यह विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी कानून, आदेश, विनियम या सरकारी कार्यों की संवैधानिकता का निर्धारण करने का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकार। जापानी संविधान में अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के अधिकार अधिनियम के मॉडल पर किया गया है। इसमें जापानी जनता को बड़ी संख्या में नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक सुनिश्चित किए गए हैं। आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। उनको अपरिवर्तनीय और अउल्लंघनीय घोषित किया गया है। न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायपालिका इन अधिकारों के संरक्षण का काम करती है। जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अमेरिकी अधिकार अधिनियम की तुलना में अधिक सुस्पष्ट और सुनिश्चित है। संविधान की कुल 103 धाराओं में से 31 धाराएं
10 से 40 तक की निम्नलिखित है। जनता के अधिकारों एवं कर्तव्य को समर्पित है। संविधान के निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में क्या है? निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, आर्थिक अधिकार, शिक्षा अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। युद्ध का परित्याग। जापानी संविधान युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए उपाय के तौर पर धमकी या ताकत के प्रयोग के परित्याग को राष्ट्र का संप्रभु अधिकार घोषित करता है। यह जापान को थल, जल और वायु सेना तथा युद्ध की अन्य क्षमताओं को बनाए रखने से प्रतिबंधित करता है। यह राज्य के युद्ध संलग्नता के अधिकार को भी स्वीकार नहीं करता। जापान पहला आधुनिक राज्य है जिसने युद्ध का सदा के लिए संवैधानिक तौर पर परित्याग किया है। जापानी संविधान की यह सबसे अनोखी और सबसे विवादास्पद विशेषता है। संविधान में इस प्रावधान को जनरल मैकआर्थर ने यह सुनिश्चित करने के लिए रखवाया था कि जापान को फिर कभी रासायनिक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करने की अनुमति न मिले, जैसा कि उसने 1931 और 1945 के दौरान किया था। इस प्रावधान को संविधान में रखने का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि सुदूर पूर्व में अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप जापान को एक ताकत के तौर पर समाप्त कर दिया जाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए जापान हथियारों आदि का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह जापान अपनी प्रतिरक्षा क्षमता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सही प्रदर्शित करने के लिए प्रतिरक्षा सेना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह इस आधार पर न्यायोचित है कि विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का जन्मजात अधिकार है। द्विसदनीय पद्धति। जापान संसद यानी डाइट द्विसदनीय है, अर्थात इसमें 2 सदन है, हाउस ऑफ काउंसिल और पार्षद सभा यानी उच्च सदन। पार्षद सभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा जिसे निम्न सदन कहा गया है। पार्षद सभा में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित कुल 252 सदस्य होते हैं। इनमें से 152 का चुनाव भौगोलिक आधार अर्थात स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, शेष 100 का चुनाव पूरे देश में से अर्थात राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से होता है। प्रतिनिधि सभा में कुल 512 सदस्य का निर्वाचन 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रतिनिधि सभा को विशेषतया वित्तीय मामलों में पार्षद सभा से अधिकार प्राप्त होते हैं। संवैधानिक तौर पर राजसत्ता का सर्वोच्च और एकमात्र विधि निर्माता अंग विधानसभा डाइट है। केंद्र सरकार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जापान में केंद्र सरकार के संगठन का निर्धारण राष्ट्रीय सरकारी संगठन कानून 1948 के द्वारा होता है। वर्तमान में केंद्र सरकार का गठन 12 मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय कौन कौन से हैं वहाँ पे? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय, कृषि वानिकी एवं मत्स्य मंत्रालय। इन 12 मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त जापान की केंद्र सरकार में कई आयोग और एजेंसियां कार्य करती हैं। उनका गठन मंत्रालयों अथवा प्रधानमंत्री कार्यालयों के बाहरी अंग के तौर पर होता है। आयोग के प्रमुख को अध्यक्ष तथा एजेंसी के उनका गठन मंत्रालय अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहरी अंगों के तौर पर होता है। आयोग के प्रमुख
और अध्यक्ष तथा एजेंसी के प्रमुख को महानिदेशक कहा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ बाहरी अंग के प्रमुख केंद्र मंत्री, जिनको जापान में राज्य मंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहरी अंगों के रूप में आयोग एवं एजेंसियों की सूची इस प्रकार है। कौन कौन सी आयोग और सूची है? राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा आयोग, निष्पक्ष व्यापार आयोग, पर्यावरणीय विवाद समन्वय आयोग, प्रबंधन एवं समन्वय आयोग एजेंसी, आर्थिक नियोजन एजेंसी, पर्यावरण एजेंसी, राष्ट्रीय भूमि एजेंसी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी, प्रतिरक्षा एजेंसी, साम्राज्य संपदा एजेंसी, ओकिनावा विकास एजेंसी और होक्काइडो विकास एजेंसी। ये 12 एजेंसियां हैं वहाँ पे। प्रत्येक मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट, जिसे जापान में राजमंत्री भी कहते हैं, होता है। वह एक राजनीतिज्ञ होता है और उसके सहायकों में 1 या 2 संसदीय उपमंत्री और 1 प्रशासनिक उपमंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की तरह संसदीय उपमंत्री भी राजनीति आधार पर नियुक्ति पाते हैं और इनका कार्य मंत्रियों के राजनीतिक कार्यों में सहायता करना है। दूसरी ओर प्रशासनिक उपमंत्री उसी मंत्रालय में पेशेवर लोक सेवक होता है। भारत में सचिव और ब्रिटेन में स्थायी सचिव की तरह वह भी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जापान में मंत्रालय के अधिकारियों के ढांचे का श्रेणीक्रम का संकेत निम्न चार्ट में दिया गया है। कैसे होते हैं? इकाई क्या है? मंत्रालय, ब्यूरो, प्रभाग, अनुभाग। इसके साथ प्रभारी अधिकारी में प्रशासनिक उपमंत्री, महानिदेशक, निदेशक और अनुभाग प्रमुख, ये होते हैं। मंत्रालय अनेक ब्यूरो में विभाजित है, यानी मंत्रालय अनेक ब्यूरो में विभक्त है और प्रत्येक ब्यूरो विभागों में बांटा गया है, जिनका आगे विभाजन अनुभागों में होता है। ब्यूरो, प्रभागों और अनुभागों के प्रमुख पेशेवर अधिकारियों के पदनाम क्रमशः महानिदेशक, निदेशक और अनुभाग प्रमुख होते हैं। जापान लोक सेवा, जापानी क्या है? लोक सेवा, जापानीज सिविल सर्विसेज। इतिहास क्या है इसका? 1868 की मेइजी क्रांति के बाद जापानी लोक सेवा में आमूल परिवर्तन हो गया। इसको जर्मन पद्धति यानी नौकरशाही का बैरियन मॉडल भी कहा जाता है के आधार पर संगठित किया गया। अतः आधुनिक अर्थों में जापानी लोक सेवा या नौकरशाही की उत्पत्ति का श्रेय मेइजी पुनर्स्थापना को जाता है। मेइजी युग के प्रारंभिक वर्षों में लोक सेवकों की नियुक्ति संरक्षण के आधार पर होती थी। भर्ती में योग्यता सिद्धांत 1885 में अपनाया गया। भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा 1887 में ली गई थी, परंतु जापानी नौकरशाही की वैधता अभी भी सम्राट से प्राप्त होती है, न कि जनता से। जो जापानी नौकरशाही की वैधता है वो कौन देता है? वहाँ के सम्राट देते हैं, ना कि वहाँ की जनता। सरकारी तौर पर नौकरशाह को सम्राट का चुना हुआ नौकर समझा जाता था, न कि जनता का। वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, जनता के प्रति कोई उसकी उत्तरदायित्व नहीं है। वह शाही श्रेणीक्रम का अंग था और जनता को हे दृष्टि से देखता था, यानी भिन्नता से देखता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 से 52 के दौरान आधिपत्यधारी अधिकारियों ने जापानी लोक सेवा में अमेरिकी पद्धति के अनुसार सुधार किया। उन्होंने लोक सेवा को जनतांत्रिक, आधुनिक, तर्कसंगत और व्यावसायिक बनाया। कब बनाया? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद। 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका कार्मिक सलाहकार मिशन को जापान भेजा गया। इसका काम उस समय के लोक सेवा पद्धति का अध्ययन करना और उपचार के उपाय सुझाना था। इसकी सिफारिश के आधार पर 1947 में विधानसभा के द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून बनाया गया। जापान में लोक सेवा को विनियमित करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य जापानी लोक सेवा को अमेरिकी के आधार लोक सेवा की पद्धति पर ढालना था। 1947
के मैकआर्थर संविधान की जापान की लोक सेवा की पूरी अवधारणा को बदल दिया। जो 1947 में मैकआर्थर ने संविधान में जो चेंजेस कराए, उसने क्या किया, वहाँ के जो संविधान की पूरी अवधारणा थी उसको, उसकी परिभाषा ही बदल डाली। इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की। क्या क्या व्यवस्थाएं हुई? सभी लोक सेवक समूचे समाज के सेवक न कि उसके किसी समूह के, ये किसमें बताया गया था? धारा 15 में। सेकंड है, किसी सरकारी अधिकारी के गैर कानूनी कार्य से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है तो वह राज्य तथा किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसार दावा कर सकता है। ये किसमें बताया था? धारा 17 में। अतः नए संविधान ने जापान में जनतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवा को प्रशासन का उपकरण बना दिया। जापानी लोक सेवा के एक प्रमुख रुझान के रूप में सार्वजनिक अधिकारियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती रही। 1940 से 1965 के बीच इसकी संख्या 7 गुनी बढ़ गई। 1945 में केंद्र सरकार के गैर सैनिक कर्मचारी की संख्या 16 लाख से अधिक थी। प्रशासनिक कर्मचारी के फैलाव की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। कौन कौन से उपाय किए गए? 1969 में विधानसभा ने कुल कर्मचारी संख्या कानून पारित किया। इसमें सभी मंत्रालय, आयोग और एजेंसियों में अधिकारियों की कुल संख्या को तय किया गया था। सरकार प्रत्येक मंत्रालय, आयोग और एजेंसी में अधिकारियों की संख्या का निर्धारण इसी सीमा के भीतर कर सकती है। सेकंड पॉइंट है, सार्वजनिक अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्मिक कटौती योजना को अपनाया। उपरोक्त उपायों के परिणाम स्वरूप जापान में हाल के वर्षों में सार्वजनिक रोजगार कम हुए। जापान में अब प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या दुनिया के दूसरे प्रमुख औद्योगिक देशों की तुलना में सबसे कम है। अभी तक जापान में निम्न 2 प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं? 1962 में गठित प्रथम अंतरिम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो अमेरिका के दूसरे हूवर आयोग 1955 के मॉडल पर आधारित था। सेकंड हुआ द्वितीय अंतरिम प्रशासनिक सुधार आयोग, तोशियो डोको की अध्यक्षता में 1981 में गठित किया गया था। केंद्रीय कार्मिक एजेंसी जापान के केंद्रीय कार्मिक एजेंसी राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण NPA है। इसकी स्थापना 1949 के राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून के प्रावधानों के अधीन हुई थी। ये संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक और स्वायत्त संस्था है। जो कार्मिक एजेंसी है वहाँ की, वो क्या है? संवैधानिक नहीं है, वो वहाँ की वैधानिक और स्वायत्त संस्था है। अर्थात ये विधानसभा और मंत्रालय से स्वतंत्र काम करती है। ये राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून को लागू करती है और इस पर जापान में लोक सेवक के प्रबंधन की देखरेख भी करती है। NPA संयुक्त राज्य अमेरिका के मस्तिष्क की उपज है। कहाँ की है? अमेरिका की उपज है। वास्तव में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक सेवक आयोग के मंडल पर आधारित है, जिसको 1978 में समाप्त किया गया और उसके स्थान पर कार्मिक प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। भारत में इसका प्रतिरूप लोक सेवा आयोग और कार्मिक मंत्रालय के सम्मेलन से मिलता है। दूसरे शब्दों में, भारत में जो काम 2 एजेंसियां करती हैं वही काम जापान में अकेले राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अमेरिका के पूर्व लोक सेवा आयोग की तरह राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण एक 3 सदस्य वाली संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति के लिए विधानसभा की स्वीकृति और सम्राट के सत्यापन की आवश्यकता होती है। कोई भी 2 आयुक्त एक ही दल के या किसी विश्वविद्यालय के एक ही विभाग के स्नातक नहीं हो सकते। आयुक्त का कार्यकाल 2 वर्ष का है। उनको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इस पद पर वह लगातार 12 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। यानी सिर्फ वो 12 वर्ष तक उस पद पे कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्मिक
प्राधिकरण की निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जनतांत्रिक पद्धति शुरू करना, कार्मिक का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना और एक कार्य वर्गीकरण प्रणाली का विकास करना इसके कार्य में शामिल है। कौन कौन से कार्य हैं? भर्ती परीक्षाओं का संचालन करना, पद स्थिति वर्गीकरण योजना का विकास और उसे लागू करना, लोक सेवकों का प्रशिक्षण करना, सरकारी अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाना, लोक सेवकों की पदोन्नति करना, सरकारी अधिकारियों की शिकायतें दूर करना, लोक सेवकों में अनुशासन बनाए रखना, क्षतिपूर्ति एवं सेवा के बारे में शर्तों सिफारिशें करना, कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर प्रक्रियाएं और मानक तय करना। 10 पॉइंट है। कार्मिक प्रशासन में निष्पक्षता बनाए रखना। एनपीए अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा और मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करती है। जापान में लोक सेवा प्रबंधन में एनपीए के अतिरिक्त निम्न 3 अन्य एजेंसियां भी शामिल हैं। फर्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय, सेकंड है प्रबंधन एवं समन्वय एजेंसी जिसे द्वितीय अंतरिम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पे 1884 में स्थापित किया गया था। थर्ड है वित्तीय मंत्रालय में बजट ब्यूरो। वर्गीकरण किस प्रकार है? राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा को 2 वर्गों में विभाजित करता है, सेवा और दूसरा है सामान्य सेवा। विशेष सेवा और सामान्य सेवा। विशेष सेवा में प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, एनपीए के आयुक्त, लेखा परीक्षक, बोर्ड के लेखा निरीक्षक, सदस्य उपमंत्री, राजघराने के उच्चाधिकारी, विधानसभा सदस्य, आत्मरक्षा एजेंसी कर्मी, न्यायाधीश, राजदूत तथा ऐसे तमाम पद आते हैं जिन पर विधानसभा की स्वीकृति से नियुक्ति होती है। संक्षेप में इसके अंतर्गत निर्वाचकीय, राजनीतिक, न्यायिक, प्रतिरक्षा, राजसी और कूटनीतिक पद आते हैं। दूसरी ओर सामान्य या नियमित सेवा में विशेष सेवा के अलावा पदों को छोड़कर राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा के प्रशासनिक एवं लिपिक कर्मचारी होते हैं। ये लोग एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए एक मानक अनुबंध पर सेवा में प्रवेश करते हैं। अतः जापान में लोक सेवा या सार्वजनिक सेवा शब्द अर्थात वास्तविक अर्थ केवल सामान्य या नियमित सेवा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून का सरोकार नियमित सेवा से है। जापान में वेतन प्रशासन के लिए लोक सेवा पदों का वर्गीकरण निम्न 16 सेवाओं में किया गया है। फर्स्ट है प्रशासनिक सेवा, सेकंड प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा कितने भागों में बांटा गया है? 2 सेवा में, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड नंबर पे आते हैं सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक सुरक्षा सेवा। सार्वजनिक सुरक्षा सेवा इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। शैक्षणिक सेवा शैक्षणिक सेवा को कितने भागों में बांटा गया है? 4। नौसेना 2 भागों में, चिकित्सक सेवा 3 भागों में, कराधान सेवा, अनुसंधान सेवा और प्रदत्त सेवा। प्रदत्त सेवा के अंतर्गत सरकार के उच्च पद आते हैं जैसे प्रशासनिक उपमंत्री, ब्यूरो प्रमुख, आयोग प्रमुख, एजेंसी प्रमुख, अनुसंधान संस्था प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रमुख तथा अन्य संगठनों के प्रमुख। जापान में सबसे अधिक पारिश्रमिक इन्हीं को मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा जो पारिश्रमिक अधिक वेतन किसे मिलता है? इन्हें मिलता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जापान में सरकारी अध्यापक लोक सेवा के नियमित प्रवर्ग में आते हैं, अर्थात उनको लोक सेवक माना जाता है। जो सरकारी अध्यापक होता है उनको भी क्या माना जाता है? लोक सेवक। अब इनकी भर्ती किस प्रकार होती है? जापान की लोक सेवा में भर्ती द्वारा संचालित खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होती है। ये सफल प्रत्याशियों की सूची को मंत्रालयों में भेजता है। सूची में अंतिम चयन करने की पहले अलग अलग मंत्री भी प्रत्याशियों का साक्षात्कार करते हैं। उच्चतर, मध्य और निचले स्तर के लोक सेवकों में भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण
यानी एनपीए प्रतिवर्ष 16 प्रतियोगी परीक्षाएं का संचालन करता है। जापान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में प्रधान वरिष्ठ फर्स्ट श्रेणी प्रवेश परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित है। सबसे पहला कौन सा है? वरिष्ठ प्रधान फर्स्ट श्रेणी परीक्षा सबसे क्या है? प्रतिष्ठित है। इसमें सफल होने वाले प्रत्याशी उच्च प्रशासनिक वर्ग का गठन करते हैं और इनको कैरियरमैन अथवा अभिजात्य कहा जाता है। इस प्रवर्ग की तुलना भारत में आईएएस से की जाती है। इसे किससे तुलना की गई है? आईएएस से। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंतर है। जापान में ये अभिजात्य किसी एक विशेष मंत्रालय में जाते हैं और जीवन भर उसी में बने रहते हैं, जबकि भारत में आईएएस अधिकारी एक से दूसरे मंत्रालय में जा सकते हैं। प्रधान वरिष्ठ फर्स्ट श्रेणी प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा जिसमें लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। एनपीए लोक सेवा में भर्ती के संबंध में 5 अन्य बिंदुओं का उल्लेख करने की आवश्यकता है। एक, विदेश सेवा भर्ती परीक्षा का संचालन एनपीए द्वारा नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकंड है, चिकित्सा तथा शिक्षा सेवाओं में भर्ती परीक्षा द्वारा नहीं बल्कि मूल्यांकन द्वारा की जाती है। थर्ड है, जापान में प्रतियोगी परीक्षा की वर्तमान प्रणाली का प्रारंभ 1948 में अध्यापतिधारी सेना ने किया था। फोर्थ है, उच्च लोक सेवा में भर्ती पर टोक्यो विश्वविद्यालय विशेष रूप से इसके विधि निकाय का दबदबा रहता है। फिफ्थ है, सफल प्रत्याशियों को सेवा में एक ही तिथि अर्थात 1 अप्रैल को शामिल कर लिया जाता है, जबकि जापान में वित्त वर्ष का प्रारंभ इसी तारीख से होता है। जापान में भी क्या होता है? इसी वर्ष से 1 अप्रैल से ही वित्त का वर्ष शुरू होता है। प्रशिक्षण। जापान में लोक सेवकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी एनपीए की है। इसके लिए एनपीए ने साइटामा प्रीफेक्चर टोक्यो के निकट स्थित में लोक सेवा प्रशासन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईपीए की स्थापना की है। मध्य और उच्च स्तर के लोक सेवकों के लिए आईपीए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। आईपीए का प्रमुख एक पेशेवर लोक सेवक होता है जो सीधे आईपीए के अधीन काम करता है। 1967 नए भर्ती हुए पेशेवरों सहित उच्चतर लोक सेवकों अर्थात प्रधान वरिष्ठ क्लास प्रवेश परीक्षा में सफल प्रत्याशियों के लिए आईपीए संयुक्त प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है, कौन से उद्देश्य हैं? समूह की भावना तथा परस्पर समझ को प्रोत्साहन देना। सेकंड है, उनमें लोक सेवकों सेवा की भावना पैदा करना। थर्ड है, उनको समुदाय के प्रति जागरूक बनाना। जापान के इस कार्यक्रम की तुलना भारतीय संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से की जा सकती है, जिसका संचालन मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी द्वारा किया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच एक अंतर है। जापानी कार्यक्रम की तुलना में भारतीय कार्यक्रम व्याप्ति तथा अवधि 4 महीने के मामले में अधिक व्यापक है। 4 दिन में संयुक्त परिचालक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद परिवीक्षार्थी आवंटित मंत्रालयों में अपना काम शुरू कर देते हैं। इनको काम के दौरान अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात वे काम को वास्तविक स्थितियों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सीखते हैं। अपने पूरे कार्यकाल में वे उन्हीं मंत्रालयों में रहते हैं। इससे वे अपने मंत्रालयों के कामकाज में विशेषज्ञ हो जाते हैं। जापान की विदेश सेवा में परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण अधिक विस्तृत और दीर्घकालीन 3 से 4 वर्ष का होता है। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक और अवधि का विवरण इस प्रकार है।
विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान संस्थागत प्रशिक्षण 4 माह का होता है, 4 महीने का होता है। सेकंड है विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पर काम के दौरान प्रशिक्षण 1 वर्ष का होता है। थर्ड है विदेशी भाषा सीखने के लिए संबद्ध कर्मचारी के रूप में दूतावास में तैनाती 2 से 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है पदोन्नति। जापान में लोक सेवा में पदोन्नति के संबंध में राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून में निम्न 2 प्रावधान हैं। फर्स्ट है कार्मिकों को पदोन्नति के विचाराधीन सरकारी पदों को छोड़कर निचले स्तर के सरकारी पदों के पदस्थ कर्मचारियों के बीच प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएगी। सेकंड है जहां एनपीए को लगता है कि पदस्थ के बीच प्रतियोगी परीक्षा व्यवहारिक नहीं है, वहां पदोन्नतियां ऐसे पदस्थ के सेवा के पिछले रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर की जा सकती है। संक्षेप में कानून पदोन्नतियों के 2 सिद्धांत उपलब्ध कराता है, परीक्षित योग्यता और कार्य निष्पादन मूल्यांकन। परंतु व्यवहार में पदोन्नतियां सेवा में वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में जापानी लोक सेवा में वरिष्ठता का सिद्धांत मजबूती से स्थापित है। पदोन्नति के लिए जिस एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व का ध्यान रखा जाता है वह है लोक सेवक की शैक्षणिक पृष्ठभूमि अर्थात विश्वविद्यालय की शिक्षा और शैक्षणिक विशेषज्ञता। लगभग 15 साल की सेवा के बाद लोक सेवक की पदोन्नति अनुभाग प्रमुख के पद पर हो सकती है। 20 वर्ष के बाद निर्देशक, 25 से 28 वर्ष की सेवा काल के बाद महानिर्देशक और 28 से 30 साल के बाद प्रशासनिक उपमंत्री बन सकता है। कोई लोक सेवक अधिक से अधिक प्रशासनिक उपमंत्री पद तक पहुंचने की आशा कर सकता है। यह पद भारत सरकार के सचिव के समक्ष है। विभागीय प्रमुख यानी निर्देशक के स्तर से ऊपर की पदोन्नति के लिए लोक सेवक को एनपीए की पूर्व स्वीकृति पाना आवश्यक है। अगर इससे ऊपर जाना है तो वहाँ के जो लोक सेवक एनपीए है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। प्रशासन के वरिष्ठ पद पर पदोन्नति के लिए जापान की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक विशेषता यानी बैच आधारित विशेषता है। इसका अर्थ है कि समान वरिष्ठता प्राप्त लोक सेवकों की पदोन्नति एक ही समय पर की जाती है। जिनकी पदोन्नति उच्च स्तरों पर सीमित अवसर होने के कारण नहीं हो पाती है वे त्यागपत्र देकर लोक सेवक छोड़ सकते हैं अथवा पदोन्नतियां और त्यागपत्र साथ साथ होते हैं। सेवा त्यागने वाले लोक सेवक निजी प्रतिष्ठान अर्थात अर्ध स्वायत्त सार्वजनिक निगमों में काम करने लगते हैं अथवा राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। जापान में इसको आमतौर पर दूसरा कैरियर कहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि युद्ध के बाद भी विधानसभा में लगभग 20% कैबिनेट मंत्री और आधे प्रधानमंत्री पूर्व लोक सेवक रहे थे। वेतन और सेवा शर्तें। इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर आवश्यक उल्लेख किया जा सकता है। फर्स्ट है राजनीतिक सार्वजनिक सेवा कानून में यह व्यवस्था की गई है कि कार्मिकों को वेतन उनके दायित्वों और उत्तरदायित्वों के आधार पर दिया जाएगा। तदनुसार अपने लोक सेवकों के वेतन निर्माण के लिए जापान बाहरी संगठनों के साथ उचित तुलना का सिद्धांत अंगीकार करता है। निजी क्षेत्र में वर्तमान के स्तरों का पता लगाने के लिए एनपीए वार्षिक संरक्षण करता है। अपने निष्कर्षों के आधार पर यह एक वेतन योजना तैयार करके इसे विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के सम्मुख रखता है। सेकंड पॉइंट है नियमित वेतन के अलावा लोक सेवकों को तरह तरह के भत्ते दिए जाते जैसे कि आवासीय भत्ता, विशेष क्षेत्र कार्य भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, सर्द जिला भत्ता, परिवार भत्ता और विशेष कार्य भत्ता इत्यादि। थर्ड पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह जापान भी अपने लोक सेवकों को संगठन का अधिकार देता है, परंतु यह अधिकार पुलिस कर्मियों तथा तटस्थवर्ती सुरक्षा एजेंसियों या दंडित संस्थाओं पेनल इंस्टीट्यूशन के कर्मियों को प्राप्त नहीं है। फोर्थ पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति जापान भी अपने कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं देता है, अतः जापान में लोक सेवकों के लिए
हड़ताल में भाग लेना गैर कानूनी है। 5th पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रबंध जापान में लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबद्ध है। मताधिकार के अतिरिक्त उन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 6 पॉइंट है, 1985 में लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष की गई थी। इस अवधि से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार लोक सेवक को निजी निगम में काम करने का अवसर देती है। इस प्रणाली को अमुकुदारी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग में से अवरोहण। सेवानिवृत्ति पश्चात लोक सेवक का नियोजन उस मंत्रालय की एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वह अपनी सरकारी सेवा के दौरान काम करता है या काम करता था। आज के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।